हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाइयों, स्वागत है आपका एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट के क्लास सेकंड में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट थॉट्स, मतलब अलग अलग थ्योरीज हैं, क्लासिकल, नियो क्लासिकल और मॉडर्न थ्योरीज। आज का सेशन कंप्लीटली इन्हीं थ्योरीज पे डेडिकेटेड होगा। अगर अभी तक तुमने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो जाके सबसे पहले उसे कंप्लीट करके आओ, सो दैट एक सीक्वेंस चलता रहे। और साथ ही साथ अगर तुम्हें कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है फॉर CUET PG एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, तो ऐप में कंप्लीट कोर्स लिस्ट कर दिया गया है। वहां से जाके तुम इनरोल करके अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो, जहां पे तुम्हें हर सब्जेक्ट के डिटेल्ड लेक्चर्स, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो चाहे फुल टेस्ट हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स और क्वेश्चन बैंक भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा। और अगर तुम्हारे डाउट्स होते हैं वो भी तुम क्लियर कर सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी तुम्हें जोड़ा जाता है। तो बिना किसी देरी के, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो जाओ फटाफट से इस कोर्स में ज्वाइन करो। अगर तुम्हारे कोई डाउट्स वगैरह होते हैं कोर्स के रिगार्डिंग भी, तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। इवोल्यूशन थॉट्स। प्रीवियस सेशन में हमने इंट्रोडक्शन सेशन था हमारा वो, जिसमें हमने मैनेजमेंट के बारे में चर्चा की थी, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के फीचर्स, इन सारी चीजों पे हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हमारी जो मैनेजमेंट थ्योरीज हैं या ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज हैं, इसमें हमें तीन थ्योरीज देखते हुए चलनी है। पहला आता है हमारा क्लासिकल थ्योरीज, दूसरा है नियो क्लासिकल थ्योरीज, और तीसरा है मॉडर्न थ्योरीज। क्लासिकल थ्योरीज तुमने पढ़ा होगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट वगैरह, है ना। साइंटिफिक मैनेजमेंट हो गया, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आती हैं। नियो क्लासिकल में हम लोग हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज की बात करते हैं, और बिहेवियरल साइंस थ्योरी की बात करते हैं। वहीं बात की जाए मॉडर्न थ्योरीज की, तो इसके अंदर हमें तीन थ्योरीज देखने को मिलेंगी: क्वांटिटेटिव थ्योरीज, सिस्टमैटिक थ्योरीज और कंटिजेंसी थ्योरीज। एक एक करके सारी थ्योरीज को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यहां पे तुम्हें एक टाइमलाइन देखने को मिल रहा होगा। इस टाइमलाइन को हमें दिमाग में रखते हुए चलना है, ठीक है। जिसमें बताया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कब से कब तक चला था, ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरीज या एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी भी जैसे बोलते हैं, फिर ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कब से कब तक चला था। मतलब एक बार ओवरव्यू ले लेना इसका। स्टार्ट करेंगे अपने क्लासिकल थ्योरीज के साथ। क्लासिकल थ्योरीज की जब हम लोग बात करते हैं, तो ये सबसे पुराना अप्रोच कहलाता है मैनेजमेंट का, वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल्सो नोन बाय द वेरियस नेम्स। अलग अलग नेम थे इन क्लासिकल थ्योरीज के। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए अलग नाम से, किसी अलग नाम से, तो उस जगह पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस नाम को दिमाग में रखते हुए चलना है। कौन कौन से नाम है वो देख लेते हैं। पहला है फंक्शनल अप्रोच, भी से हम लोग बोलते हैं, फंक्शनल अप्रोच। दूसरा मैनेजमेंट प्रोसेस अप्रोच, और तीसरा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच। तो ये तीन नाम है हमारे क्लासिकल अप्रोच के। क्लासिकल थ्योरी जो है ना, ये फोकस करती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे, कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। दूसरा, उसमें मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए। ये अर्ली 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी में हमें देखने को मिला था, मतलब लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में हमें देखने को मिला था। क्लासिकल राइटर्स जैसे कि टेलर भाई साहब थे इसके अंदर, फ्योल, वेबर, गुलिक, अर्विक, मुने एंड रेले एंड अदर्स, कुछ और भी राइटर्स इसके अंदर आते थे। इन्होंने एम्फेसाइज किया था वर्क प्लानिंग पे और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पे, साथ ही साथ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे और फॉर्मल स्ट्रक्चर पे भी इन्होंने फोकस किया था। इनका एक और एजम्पशन था रेशनल और लॉजिकल बिहेवियर का। तो ये सारे की पॉइंट्स है किसके, क्लासिकल थ्योरीज के। अब इस थ्योरी के अंदर हमें तीन व्यू पॉइंट्स देखने हैं। पहला एक टेलर का देखेंगे, दूसरा फ्योल का देखेंगे, और तीसरा ब्यूरोक्रेसी थ्योरी जो कि वेबर ने दिया था, मैक्स वेबर ने, ठीक है। इन अप्रोच को हम लोग क्या बोलते हैं, पिलर्स भी बोलते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द पिलर्स ऑफ द क्लासिकल अप्रोच। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि FW टेलर के द्वारा दिया गया था, जिनको कि हम लोग जानते हैं किस नाम से, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। इन एडिशन टू टेलर, फ्रैंक एंड लिनियल गिलवर्थ, हेनरी एल गैंट एंड हैरिंगटन इमर्सन हैव आल्सो मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक थ्योरी। लेकिन हमारे मेजर कंट्रीब्यूटर कौन कहलाएंगे, तो FW टेलर ही कहलाएंगे। क्लियर है ये चीज? चलो, तो देखो यहां पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे टेलर के कंट्रीब्यूशन को, उसके बाद हम लोग देखेंगे, आगे चल के देखेंगे टेलर का जो भी पहला है, सब उसको समझते हुए चलेंगे कितने साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ये सारी चीजें। तो स्टार्ट करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर से। टेलर वॉज अ पर्सन
who within a very short duration of 1878 to 1884 rose from the rank of an ordinary labor to the position of chief engineer। मतलब बहुत कम टाइम पीरियड में टेलर भाई साहब एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने एक लेबर के रैंक से कहां तक वो पहुंच गए, चीफ इंजीनियर तक पहुंच गए। 1878 में उन्होंने मेडवेल स्टील कंपनी ज्वाइन किया था यूनाइटेड स्टेट में एज अ लेबर। अब उनके काम से, उनके स्किल से, उनके डेडिकेशन से उन्हें प्रमोट करके चीफ इंजीनियर तक वो पहुंच गए सेम कंपनी में। तो 1878 से 1884 कितना ही टाइम पीरियड हो गया सोचो। इसी पीरियड के दौरान टेलर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए एंड केम टू द कंक्लूजन दैट अमाउंट ऑफ वर्क अ लेबर वाज डूइंग वाज फार लेस एज कंपेयर टू व्हाट ही वाज सपोज्ड टू बी डूइंग। मतलब जितना करना चाहिए उससे काफी कम कर रहे हैं। तो उन्होंने उसमें बहुत सारे सजेशंस दिए कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने एक साइंटिफिक आउटलुक दिया मैनेजमेंट का, ठीक है। तो ये उन्होंने उस टाइम पीरियड में किया था। आगे देखते हैं, टेलर वर्कड इन बेथलेम स्टील, वर्क्स अप टू 1901 एंड देयर आफ्टर स्टार्टेड प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। 1903 में उन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था सॉप मैनेजमेंट, और 1911 उनका जो बुक था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसने जो मार्केट में कह सकते हो इतना कंट्रीब्यूट किया ना, उसी टाइम से फेमस हो गए थे काफी ज्यादा। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहता है? द लिटररी मीनिंग ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ अ मैनेजमेंट इन अ साइंटिफिक मैनर। मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच को डिस्कार्ड करो, खत्म करो और नए तरीके, साइंटिफिक तरीके से काम को करना स्टार्ट कर दो। टेलर का यही कहना था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट, कोई भी काम ट्रेडिशनली जो चला आ रहा है हमें उसको नहीं मानना है, जो उसको करने का लॉजिकल तरीका है, जो उसको करने का परफेक्ट तरीका है, जहां पे साइंटिफिक रूल्स के एप्लीकेशंस हो रही हैं उसको अपनाओ, ठीक है। टेलर का कहना था किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले मैनेजर को सबसे पहले उसको थॉरोली एनालाइज करना है और उसके बाद उस पर डिसीजन लेना है, ठीक है। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं, एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा दिए गए हैं। पहला, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। पहला प्रिंसिपल है साइंस लगाना है, ना कि रूल ऑफ थंब पे चलना है। मतलब कहने का है दो चीज इसमें हमें किसको फॉलो करना है, साइंटिफिक तरीके को फॉलो करना है। ट्रेडिशनल जो चला आ रहा है उसे नहीं देखना है, साइंस को देखना है हमें। हर काम जो भी हम लोग परफॉर्म करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो साइंटिफिक स्टडी पे बेस्ड होनी चाहिए, ना कि हिट एंड ट्रायल मेथड पे बेस्ड होनी चाहिए। हमें सबसे पहले प्लान बनाने होंगे, स्टैंडर्डाइज्ड इक्विपमेंट्स होनी चाहिए उस काम को करने के लिए, सो दैट हम काम को एफिशिएंटली भी कर पाए और इफेक्टिवली भी कर पाए। तो साइंस नॉट रूल थंब में इतना भी बस कहा गया कि किसी भी काम करने का एक प्री डिफाइंड, एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। काम को करने से पहले हम लोग एनालाइज करेंगे, देखेंगे हमारे पास स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स हैं उसको करने के लिए, उसके क्या बेस्ट पॉसिबल वेज हो सकते हैं उस काम को करने के लिए, फिर जाके काम हम करेंगे। ऐसा नहीं कि चलो यार ये मेथड लगा के देख लेते, सक्सेस हुआ तो सक्सेस हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से क्या मतलब है? हार्मनी, आपस में मेल मिलाप। देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में हार्मनी होना चाहिए, मतलब एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। हर व्यक्ति एक दूसरे के, हर एक व्यक्ति अपने रोल की इज्जत करेगा, साथ ही साथ दूसरे के रोल की भी इज्जत करेगा। टेलर ने कंप्लीट रिवॉल्यूशन, मतलब एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था इसी के माध्यम से, मेंटल रिवॉल्यूशन। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब आपस में कंफ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, हार्मनी बनाए हुए चलना है, आपस में मेल मिलाप। तीसरा है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन। मतलब हार्मनी तो हमने समझ लिया क्या है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का मतलब है किसी को अकेला नहीं छोड़ना है, ग्रुपिज्म नहीं करनी है हमें, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है तो हमें उसको भी साथ लेकर चलना है। ग्रुपिज्म हो रहा है, एक लोग अलग है, दो लोग अलग है, एक ग्रुप पूरा इकट्ठा खड़ा है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति एक दूसरे के काम में कंट्रीब्यूट करेगा, कोऑपरेट करेगा। ये चीज हमारा एक्सटेंशन था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। फिर उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सोनल टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अब टेलर ने यहां पे क्या सजेस्ट किया, मतलब हर व्यक्ति जो काम यहां पे कर रहा है उसका डेवलपमेंट होना जरूरी है।
टेलर सजेस्टेड दैट मैनेजमेंट ऑन साइंटिफिक प्लानिंग ऑफ ऑपरेशनल वर्क एंड दैट वर्कर शुड फोकस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ क्वालिटी वर्क। मतलब वो जो भी काम करेंगे उसका आउटपुट जो है बेस्ट निकलना चाहिए, क्वालिटी आउटपुट लेना चाहिए। तो उनके लिए सबसे पहले उनको अपनी एफिशिएंसी को, अपने स्किल्स को बढ़ावा देना होगा। अब जैसे स्किल्स अच्छे हो जाते हैं उनके, वो एफिशिएंटली काम करेंगे, है ना। तो दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट टेकिंग एक्शंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंपिटेंसीज ऑफ ऑल पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये प्रिंसिपल क्या बताता है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके कंपिटिटिव स्किल्स पे, उनके एज पे काम करो, उनको डेवलप करो सबसे पहले। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ टेक्निक्स थे। पहला टेक्निक आया फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या कहता है, अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम लेना है ना, तो क्या करो, दो अलग सेपरेट डिपार्टमेंट कर दो, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, अब उसमें जितने अलग अलग व्यक्ति आएंगे सब पे काम अलोकेट करो, अगर बेस्ट काम लेना है आपको तो इसमें टोटल 8 फोरमैन रखे गए थे। एक फैक्ट्री मैनेजर को दो अलग अलग हिस्सों में बांटा गया, एक प्लानिंग इंचार्ज और एक प्रोडक्शन इंचार्ज। अब प्लानिंग इंचार्ज में इंस्ट्रक्शन और कार्ड क्लर्क दिया गया, रूट क्लर्क दिया गया, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क दिया गया, डिसिप्लिनियर दिया गया। ये प्लानिंग डिपार्टमेंट का था। प्रोडक्शन इंचार्ज में क्या दिया गया, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। अब देखो ये ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, ये तुम्हें खुद से आने चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या होते हैं ये चीज। अगर तुम स्पीड बॉस के बारे में बता रहे तो स्पीड बॉस को एक लाइन में देखो, गैंग बॉस के बारे में एक लाइन में बताओ, रिपेयर बॉस का काम क्या होता है वो एक लाइन में बताओ। ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, तो ये तुम खुद से भी जानते हो। तो यहाँ पे टेलर भाई साहब का क्या कहना था कि अगर आपको अपने फैक्ट्री में अच्छे से काम निकलवाना है ना, तो फोरमैन्स को अलग अलग हिस्सों में बांट दो, मैनेजर को अलग अलग हिस्सों में बांट दो। ठीक है, प्लानिंग इंचार्ज कर दो, प्रोडक्शन इंचार्ज कर दो, अब उसमें 4-4 अलग अलग फोरमैन्स डाल दो, तो आपका काम जो होगा वो बहुत अच्छे से निकल कर आएगा। दूसरा आया स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। बोला गया किसी भी काम को करने से पहले उस काम का स्टैंडर्ड डेवलप करो। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन होनी चाहिए। दोनों को समझते हैं। स्टैंडर्ड बताएगा कि किस क्वालिटी का काम चाहिए आपको, और सिंप्लीफिकेशन बताता है कि जितने भी फालतू के वैरायटीज आपने बना रखे हैं, साइज की कैटेगरीज बना रखी हैं, ग्रेड बना रखा है, इन सबको एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो। जितने भी फालतू फालतू आपने वैरायटी, साइज, ग्रेड्स बनाए, इनको खत्म कर दो और स्टैंडर्ड सेट करो कि हमारा क्वालिटी ये रहेगा, ग्रेड प्रोडक्ट का ये होगा। इससे क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ लेबर बचेगा, मशीन्स कम इस्तेमाल होंगे, टूल्स कम लगेंगे, और आप अपने इक्विपमेंट्स का फुल्लर यूटिलाइजेशन ले पाओगे और अल्टीमेटली अपने टर्नओवर को बढ़ा पाओगे। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क ये कहता है। फिर आया मेथड स्टडी। मेथड ऑफ स्टडी कहता है फाइंड करो कि सबसे किसी काम को करने का वन ऑफ द बेस्ट वे क्या होता है। बेस्ट वे इन द सेंस कि वो ऐसा तरीका जो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ावा दे, आपके रिसोर्सेस को कम से कम इस्तेमाल करे, कम टाइम फ्रेम में मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल कर दे। मेथड स्टडी ये कहने लग गया। फिर आया मोशन स्टडी। मोशन स्टडी कहता है ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्रोडक्टिव मूवमेंट्स होते हैं या मूवमेंट्स हैं उसको कंसिडर करो। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑफिस में बहुत सारे सेक्शंस बने हुए, इधर टूल्स का सेक्शन है, इधर स्टेशनरी सेक्शन बना हुआ है। अब देख रहे हैं कि एक लेबर है, वो क्या कर रहा है, एक टूल को लाने में, वहां से यहां तक लाने में आधे घंटे का समय खर्च कर दे रहा है। तो ये जो अननेसेसरी मूवमेंट हो रहा है इसको एलिमिनेट करवाइए। मोशन, मोशन क्या है, मूवमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो मूवमेंट हो रहा है, जहां पे वैसे मूवमेंट जो कि अननेसेसरी है, इंसिडेंटल है, अनप्रोडक्टिव मोशंस है, इसको खत्म कर दो। मोशन स्टडी ये कहता है। टाइम स्टडी बोलता है किसी भी काम को करने का एक टाइम सेट करो, एक वेल डिफाइंड टाइम सेट करो कि उस टाइम फ्रेम के अंदर काम होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप जो भी वर्कर्स काम में लगाओगे, जितने भी लेबर्स उस काम में लगाओगे, वो उनके मन में, वो माइंड में सेट हो जाएगा कि अरे यार इस टाइम में काम नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारी सैलरी कट हो जाए। ठीक है, उस हिसाब से लेबर कॉस्ट डिटरमाइन करना होगा। फिर आता है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी, फटीग का मतलब होता है थकान, मतलब कितना रेस्ट इंटरवल आपको अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को देना है। कहोगे कि नहीं हमें नहीं देना है, नहीं दोगे तो यार उनका स्टैमिना धीरे धीरे खत्म होता जाता है, काम लगातार वो नहीं कर सकते हैं। अगर उनको रेस्ट नहीं मिलेगा प्रॉपर वर्क ड्यूरेशन के बीच में, तो हो सकता है एक्सीडेंट्स हो जाए, वो बीमार पड़ जाए, काम पे आना वो बंद कर दे। ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो एक
प्रॉपर इंटरवल, एक फ्रीक्वेंसी, कितने घंटे का, कितने बार का, मतलब इसमें दो चीजें हम लोग सबसे पहले देखते हैं। टाइम डिटरमाइन करना होता है और फ्रीक्वेंसी कि रेस्ट इंटरवल का कितना होगा। अगर आधे घंटे का आप रेस्ट इंटरवल दे रहे हो तो ये रेस्ट इंटरवल कितनी बार दोगे, एक बार दोगे, दो बार दोगे या तीन बार दोगे, ये चीजें देखी जाती हैं। आता है फिर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसमें बोला गया कि लेबर के वेजेस को उनके प्रोडक्टिविटी से लिंक कर दो, जो जितना आउटपुट निकालेगा उसको दो। द स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे established and two piece rate are used, higher for those who achieve up to and more than standard up to and efficient workers and lower and slow worker। मतलब वैसा कर दो जो एक स्टैंडर्ड आउटपुट को क्रॉस कर दे उसको आप हायर वेज दे रहे हो, जो एक स्टैंडर्ड आउटपुट को क्रॉस ना कर पाए उसको कम वेजेस दे रहे हो। तो ये चीजें हमें देख के चलनी पड़ती हैं। तो ये था टेलर भाई साहब का कहानी। अब फ्रैंक एंड लिनियन गिलबर्ट की बात करें तो इन्होंने सबसे ज्यादा, फ्रैंक गिलबर्ट जो थे ना, उनकी वाइफ थी लिनियन गिलबर्ट। तो इन्होंने देखो क्या किया था, इन्होंने मोशन स्टडी में बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूट की थी। मोशन स्टडी के अंदर इन्होंने एक इंटेंसिव स्टडी करा था, इन्होंने मोशन के बारे में पढ़ा था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम्हें याद रखना है कि क्या कंट्रीब्यूशन था इनका। अब बात करेंगे फ्योल भाई साहब एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, या जिसे हम लोग प्रोसेस मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, फ्योल की बात करें, सबसे पहले यहां पे देख लो ओरिजिन। फ्योल क्या थे? हेनरी फ्योल पहले एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे और मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे अर्ली 20th सेंचुरी में। इन्होंने 5 फंक्शंस आइडेंटिफाई करे थे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, इनका फोकस था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पे, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन पे, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को भी देखते हुए ये चलते थे। साथ ही साथ ये मैनेजमेंट थ्योरीज पे भी इन्होंने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया था। सबसे पहले जान लेते हैं हेनरी फ्योल, इनको हम लोग फादर बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का। इन्होंने नॉलेज एक्वायर किया था एज अ वर्किंग एज अ मैनेजर इन वेरियस कंपनी इन फ्रांस। इनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 1888 में उसी कंपनी में अपॉइंट कर दिया गया था। आफ्टर मेकिंग मेनी एक्सपेरिमेंट ही रीच द कंक्लूजन दैट मैनेजमेंट एक्टिविटी इज स्पेशल एक्टिविटी जो कि डिफरेंट है अकाउंटिंग से, सेल से, प्रोडक्शन से। मतलब इन्होंने बोला कि दोनों काम अलग है। इनके हिसाब से हमने 14 प्रिंसिपल देखने हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है डिवीजन ऑफ वर्क। कौन सा प्रिंसिपल है? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में सबसे पहले क्या बोला गया? हेनरी फ्योल का कहना था कि जितने भी टास्क हैं, टोटल टास्क आपके पास है, टोटल टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। अब वो जो छोटे छोटे टुकड़े बट गए हैं उसको इंप्लॉइज के कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दो। मतलब जिसका जो स्किल है, जिसका जो स्पेशलाइजेशन है, उसके हिसाब से उसको काम अलॉट कर दो। वही चीज यहां पे लिखा गया है। डिवीजन ऑफ वर्क मींस द डिवीजन ऑफ टोटल टास्क इनटू स्मॉलर जॉब्स एंड अलोकेटिंग इट टू द एम्प्लॉइज। द एंटायर वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड अ ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट जो कि कंपिटेंट है उस काम को करने में, उसको आप अलोकेट कर दो। इससे क्या होगा? ग्रेटर एफिशिएंसी निकल कर आएगी, उस व्यक्ति का स्पेशलाइजेशन और बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो बोला गया इन दोनों में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। फ्योल का कहना था कि अगर इन दोनों में आप बैलेंस नहीं मेंटेन करके चलते हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा क्योस होने लग जाएगा या बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका कहना था आपने जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है ना, आपने जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए कम से कम उतनी तो अथॉरिटी देनी ही पड़ेगी। मतलब इतना अथॉरिटी दो कि वो दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर दे। अगर कम दोगे तो वो टाइम फ्रेम में उस काम को कर नहीं पाएगा, ज्यादा दे दोगे तो उसका मिसयूज करेगा वो। सिंपल सा फ्योल का ये कहना था। समझ गए? तो दोनों में बैलेंस बनाकर चलना है। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उस अनुसार उसको अथॉरिटी मिलनी चाहिए। तीसरा बोला गया डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है जो भी व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है वो हर रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा, ओबीडियंस रहेगा उसमें, वो दिखनी चाहिए, रिस्पेक्ट करेगा हर एक अथॉरिटी की, अपनी रिलेशनशिप की वहां पे इज्जत करेगा। मतलब उस पर प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए। जैसे तुम देखते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में लगा होता है कि नो स्मोकिंग जोन, ठीक है, नो स्मोकिंग,
यहाँ पे आप स्मोक नहीं कर सकते हो वहां पे, तो मतलब ये डिसिप्लिन के अंदर ही ये सारी चीजें आती हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का कहना था सिर्फ और सिर्फ एक सुपरवाइजर के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, मतलब एक सबॉर्डिनेट को हैंडल एक ही सुपरवाइजर करेगा, ऐसा नहीं उसको 10 लोग ऑर्डर देने वाले हो जाएंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्योल, फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉइज देयर शुड बी ओनली वन सुपीरियर हु कैन असाइन हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब वो रिपोर्ट एक ही व्यक्ति को करेगा, ऐसा नहीं वो 10 व्यक्ति को रिपोर्ट करने चला जाएगा। इससे क्या होगा कि उसके माइंड में कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा कि अरे यार वो तो ये बोल रहे थे, आप ये बोल रहे हो, मुझे एक कोई रिपोर्ट करने को बोल नहीं रहा है, मुझे 10 जगह से ऑर्डर आ रहे हैं कि ये भी कर दो वो भी कर दो, तो ऐसे काम नहीं होता है। तो यूनिटी ऑफ कमांड में फ्योल का सिंपल सा कहना था, एक व्यक्ति को एक ही आदमी ऑर्डर्स देगा, उसको सुपरवाइज करेगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक गोल की तरफ मूव करेगी। ऐसा नहीं है तुम्हारा गोल अलग है मेरा गोल अलग है, वो अपना अलग दुनिया में, कोई अपना अलग बिजनेस कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारा गोल है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक ही गोल होगा, हम लोग उसी गोल को अचीव करने में लग जाएंगे। सबके उसमें अपने अपने एफर्ट्स होंगे, सबके अपने अपने कंट्रीब्यूशंस होंगे, अल्टीमेट गोल का अचीवमेंट होगा। छठा आया सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर द जनरल इंटरेस्ट। मतलब यहां पे बोला गया ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा ओवर द जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट इन द सेंस मेरे कुछ पर्सनल काम आ गए, अब मुझे मेरे सामने अपना ऑर्गेनाइजेशन का भी काम है, तो उस टाइम पे मुझे प्रायोरिटी में ऑर्गेनाइजेशन के काम को ही रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं अपना पर्सनल इंटरेस्ट पर्सनल फायदे देखने लगूंगा। सातवां प्रिंसिपल आया रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय। फ्योल का कहना था अपने एम्प्लॉयज को फेयर सैलरी दो, फेयर कंपनसेशन दो, रीजनेबल सैलरीज प्रोवाइड करो, सो दैट वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को फुलफिल कर पाए, अपने जो भी बेसिक नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई कर पाए, अपने फैमिली के नीड्स जो भी होते हैं उन जितने खर्च होते हैं उसको फुलफिल कर पाए। तो फ्योल का इसमें बहुत ज्यादा इंफेसाइज था कि रेम्यूनरेशन उनके कैपेसिटी के अनुसार होनी चाहिए, जितना काम आप ले रहे हो जिस तरीके से उतना सैलरी दो, साथ ही साथ थोड़ा प्लस भी दो, सो दैट वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मीट कर पाए। ठीक है। आठवां आया सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पूरे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को, डिसीजन मेकिंग पावर को आप अपने पास लेकर बैठे हो कि मैं ही मालिक हूं, मैं ही सारा पावर रखूंगा, मैं अपनी अथॉरिटीज किसी को नहीं दूंगा। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, आप जो आपकी अथॉरिटीज होती हैं उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो ओवर दी ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट हर ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय के पास थोड़े बहुत पावर होने चाहिए, सो दैट वो अपने काम को कर पाए। तो डिसेंट्रलाइजेशन ओवर द लेवल हो जाता है। ठीक है। देखो लिखा भी है, सेंट्रलाइजेशन मींस कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी विद सेंटर, वेयर एज इट्स डिस्पर्सल अमंग मोर देन वन पर्सन इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। तो ना ही कोई यहां पे स्टेटमेंट भी दे रखा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज होकर नहीं चल सकती है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकती है, तो दोनों में बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद प्रिंसिपल आया स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या कहता है, ये एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है एंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट्स के बीच में, हाईएस्ट रैंक से लोएस्ट रैंक तक जाता है। दिस चेन शुड नॉट बी वायलेटेड, बट इन द केस ऑफ इमरजेंसी एम्प्लॉइज एट द सेम लेवल कैन कॉन्टैक्ट थ्रू गैंग प्लैंक बाय इन्फॉर्मिंग देयर इमीडिएट सुपरवाइजर। समझते हैं, यहां पे मैं बनाता हूं स्केलर चेन। ये है हमारा स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है, ये एक लाइन ऑफ अथॉरिटी है जिसके माध्यम से कम्युनिकेशन फ्लो करता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। ठीक, समझ गए। ये ए बी मैंने तुम्हें देखो सब बताया, मैंने इंप्लॉइज बनाया है यहाँ पे। अब बोला गया कि इस चेन को हमें वायलेट नहीं करना है। सबसे पहली बात, अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में चाहे तो दोनों आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं,
इस सिचुएशन को नाम देते हैं गैंग प्लैंक। क्या नाम दिया हमने? गैंग प्लैंक नाम दिया इसे। क्लियर है? चलो, उसके बाद आया नेक्स्ट आया हमारा ऑर्डर। ऑर्डर कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में चाहे वो मटेरियल हो चाहे सोशल ऑर्डर हो, सॉरी, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे इक्विपमेंट्स हो, उन सबका एक मटेरियल और एक सोशल ऑर्डर होना चाहिए। मतलब पीपल एंड मटेरियल शुड बी इन सूटेबल प्लेसेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी। मतलब जिसका जो जगह है, जो इक्विपमेंट्स उस कैबिन में होना चाहिए वो वहीं रहेगा, इस रैक में होना चाहिए, जो व्यक्ति का जो जगह है वही होना चाहिए। मटेरियल ऑर्डर मीन्स अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन द राइट प्लेस, एंड सोशल ऑर्डर मीन्स a place for everyone and everyone should be at their designated place। तो यहाँ पे सोशल ऑर्डर यूज किया गया एम्प्लॉइज वर्कर्स के लिए, और मटेरियल ऑर्डर यूज किया गया इक्विपमेंट्स के लिए, रिसोर्सेस के लिए। क्लियर? इक्विटी बोला गया, मैनेजमेंट जो है चाहे जो भी एम्प्लॉइज हो, चाहे वो किसी भी व्यक्ति का हो, सॉरी किसी भी लेवल का हो, उसको आप इक्वली ट्रीट करोगे जैसे सबको ट्रीट कर रहे हो। मतलब इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, सबको आप फेयरली ट्रीट करोगे इक्वालिटी के साथ, किसी के साथ आप पार्शियलिटी नहीं करोगे या फिर फेवरिज्म नहीं करोगे, या किसी पे पेनल्टी लगा दोगे या उससे अच्छे तरीके से बात नहीं, डिस्क्रिमिनेट उसको करोगे। तो इक्विटी का कहना है हमें सब इंप्लॉइज को जितने भी हैं जस्टिस और इक्वालिटी के साथ देखते हुए चलना है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, अगला प्रिंसिपल आता है, बोला गया फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन या फ्रीक्वेंट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। आपके पर्सोनल का मतलब होता है एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को स्टेबिलिटी उनके जिंदगी में दो, साथ ही साथ उनके जॉब में भी जिंदगी स्टेबिलिटी दो। उनको जो भी पोजीशन रख दिया गया है एक मिनिमम टाइम तक तो उनको रखोगे, बार बार उनको ट्रांसफर करते रहोगे तो वो काम कर ही नहीं पाएंगे सही तरीके से। तीसरा 13 है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव कहता है वर्कर्स को हमें मोटिवेट करना है, वो अगर कोई नए नए आइडियाज लेकर आते हैं, कुछ सेल्फ मोटिवेटिंग आइडियाज लेकर आते हैं, तो उनको हमें बढ़ावा देना है। ऐसा नहीं करना है कि अरे यार तुम तो एक सुपरवाइजर हो या फिर तुम तो एक वर्कर हो, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। उसके सजेशन को वेलकम करो, तुम उस पर सोचो कि क्या वो सही बोल रहा है, क्या सच में अगर उसके अकॉर्डिंग हम ये काम करते हैं तो अच्छा होगा। अगर तुम्हें लगता है कि वो सही है तो उसे फिर बताओ कि हाँ तुमने बहुत अच्छा इनिशिएटिव तुमने लिया, फिर उसे मोटिवेट तुम करो, तो उसके अंदर भी लगेगा कि मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूं। ऐसा लगेगा कि मेरे से तो बस काम ले रहे हैं, मेरे डिसीजन को कुछ यहाँ पे रखा ही नहीं जा रहा। फिर 14th आता है स्पिरिट डी कॉप। स्पिरिट डी कॉप कहता है मैनेजमेंट शुड फॉस्टर टीम स्पिरिट, यूनिटी होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए अमंग द एम्प्लॉयज। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन किसी एक व्यक्ति से मिलकर नहीं चलता है, पूरे होल टीम से चलता है। अगर एक स्कूल है तो स्कूल पूरे एक टीचर से नहीं चल रहा है, कॉलेज एक प्रोफेसर से नहीं है, एक स्टाफ से नहीं चल रहा है, वहां पे जितने लोग काम कर रहे हैं उसकी वजह से वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, वैसे ही जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात अगर करें वहां पे जितने स्टाफ्स हैं, एम्प्लॉयज है, चाहे वो किसी लेवल का हो, उन सब से मिलकर चल रहा है, उनके टीम वर्क से चल रहा है। तो स्पिरिट डी कॉप यही कहता है टीम स्पिरिट है, जो भी है हम सब कोई है, अगर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उन सब से मिलकर वो चलता है। तो ये 14 प्रिंसिपल्स तुम्हें याद रखने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यही एंड करेंगे, काफी लंबा हो जाएगा नहीं तो। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट हम लोग अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे, फिर अपने आगे थ्योरीज को कवर अप करते चलते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।